अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर पॉडकास्ट सेशन ऑफ चैट प्रॉपर्टी। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमने जिनको इनवाइट किया है, ही इज़ वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान जो कि रियल स्टेट को यूट्यूब पे जो है वो लेके आए हैं। रियल स्टेट को जो है यूट्यूब पे वो रियल स्टेट को उन्होंने यूट्यूब के साथ कनेक्ट करके वो काम कर रहे हैं, उस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और करंटली अगर मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करूँ, ही इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस एंड स्पेशली इन द बेरेटोन। तो मेरी मुराद है दानियल सलीम साहब। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू। आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का इंट्रोडक्शन दिया, इतना तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। तो दुनिया जानती है इनको MSJ के नाम से। तो आज इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे, इनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे थोड़ा, और बाकी जो है इश्यूज़ पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि आपका जो लाइफ टाइम जो है लाइफ जर्नी है वो उसके बारे में थोड़ा आपने बताना है कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और अब तक यहाँ तक किन किन जो है मराहल से हो क्या पाए। यार, स्टार्ट तो जिस तरह एक नॉर्मल पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली होती है उसी तरह से हम लोगों ने स्टार्ट लिया। बेसिकली हम लोग तो उकाड़ा से हैं, तो ये बहरिया टाउन में आना, इस्लामाबाद में आना, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल पीरियड था। वो खैर बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन शॉर्ट अगर आपको फॉर्म में बताऊं तो मेरा जो मेन टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो बेसिकली मैं मिलिट्री कॉलेज मरी से पढ़ा हूँ, तो एक आर्मी ब्रॉटअप था। तो उसमें वहाँ पे फिर मुझे मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया गया, जिस तरह डायबिटीज़ हो गई मुझे टाइप 1। तो एक मेडिकल रीज़न थी, खैर वो किस्मत में नहीं था फ़ौज में जाना शायद, और उसकी वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि मैंने सोचा ख़ास तौर पे कि मैं स्टडीज़ को उस तरह से कंटिन्यू ना करूं। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं मेरे ख्याल में 17 साल का था जैसे ही सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट कर दिया काफ़ी छोटी उम्र में। तो उसके बाद से फिर जिस तरह थोड़ा यंग होने का फ़ायदा होता है रियल एस्टेट में, तो जब मैं आया था तब सारे के सारे बाबे थे मार्केट के अंदर, तो हम लोग वाहिद यंग थे जो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने कोशिश की, मुझे स्टार्ट से ही मार्केटिंग का बड़ा शौक था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीज़ हम काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट करो। अपनी भी थोड़ी ठाठ होती है, लेकिन ज़्यादातर बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में मेरा बड़ा इन्फ्लो था उस टाइम पे। तो हम लोगों ने स्टार्ट में तो ज़मीन.com एक पोर्टल था, अभी तो खैर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट में रियल स्टेट में जो है आपने जो है प्रैक्टिकली जब वो आप इन हुए, वो कौन से ईयर की बात है? ये तकरीबन 2014 तकरीबन मुझे 9 साढ़े 9 साल, 9 साल आपको रियल एस्टेट में इंडस्ट्री में, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि 9.5 साल आप किसी भी फील्ड में दे दो। और मेरा तो मानना यही है कि कोई भी काम को आप लंबे अरसे के लिए करो तो आप एक टाइम बाद उसमें कुछ ना कुछ सीखने लग पड़ते हो। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद फिर हमने ज़मीन.com को यूज़ किया, फिर वी इवेंचुअली एंडेड अप के हम लोग यूट्यूब चैनल बनाए, क्योंकि हर बंदा ही अपनी लाइफ भी दिखा रहा है उसके ऊपर, तो हमने कहा चलो रियल एस्टेट दिखाना शुरू। सब्सक्राइबर्स कितने? सब्सक्राइबर्स यार अभी इस टाइम पे तो मेरे ख्याल में कोई 54K के अराउंड है। 54K सब्सक्राइबर्स। जी बिल्कुल, आपकी बड़ी ठीक ठाक माशाल्लाह से फॉलोइंग है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम तो बेरियाटोन फेजेट में हम भी खुद भी काम करते हैं। तो बेरियाटोन में जो इस वक्त पे एट दिस टाइम जो है जो बंदा सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है स्पेशली घरों की सेल परचेज में, तो ये इज़ जो है ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा, अक्सर हम अपने पहले भी पॉडकास्ट वीडियोस में सेशन में बातें कर चुके हैं कि हम कुछ इश्यूज़ पे बात करते हैं कि हमारा सबसे जो मेन इशू ये होता है कि हमने जो क्लाइंट के डीलिंग होती है हमारी, उसके दरमियान और डीलर के दरमियान जो गैप आ रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गैप आ रहा है। कुछ हमारे एंड पर हमारी वीकनेसेस हैं, कुछ क्लाइंट के एंड पे भी कोई इश्यूज़ होते हैं उनके जो है बिहेवियरल जो इश्यूज़ हैं। तो एक तो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। इसके अलावा जो है एक ओवरसीज़ जो है क्लाइंट और जो पाकिस्तानी क्लाइंट, इसमें क्या डिफरेंस है उसको ज़रा एलेबरेट करें। यार देखें, हमारे एंड पे जो मुझे फील हुआ है रियल एस्टेट में, तो वो एक बेसिकली मैं तो इस तरह इस चीज़ को देखता हूँ कि रियल एस्टेट की कोई नॉलेज है नहीं, या इसकी कोई एक बुक शीट नहीं है जिसको आप स्टडी करके या कोई लाइसेंस अवेयरनेस का गैप। हाँ, अवेयरनेस भी है, फिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तो नहीं है रियल एस्टेट। जिस बंदे को अंगूठा भी लगाना आता है वो रियल एस्टेट डीलर है। तो जब रियल एस्टेट में आप इस तरह से आते हैं कि जिसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है या कोई भी ऑथेंटिक मेरिट सिस्टम नहीं है कि आप रियल एस्टेट डीलर बन सकते हैं, कोई भी CSS का इम्तिहान नहीं है, बस आओ जी अंगूठा लगाओ 2-3 कॉलें करो आप रियल एस्टेट डीलर हो। तो फिर उस चीज़ में जब आप मेरिट सिस्टम से नहीं आते तो मेरे ख्याल में काफ़ी गलतियां जो हैं वो हमारे एंड पे फिर होती हैं, क्योंकि आप एक प्रॉपर सिस्टम से नहीं आए होते। तो उसमें हम लोगों ने भी इस तरह काफ़ी गलतियां की हैं, अभी भी रियल एस्टेट डीलर्स काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फ्लॉज तो फिर हमारे एंड पे आ जाते हैं। अभी आके थोड़ा मैंने नोट किया कि रियल एस्टेट जो है वो उसमें यंग लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप मैं खुद भी इस टाइम पे यंग हूँ, हमारी जितनी टीम है वो सारी की सारी यंग है, आपकी जितनी टीम है यंग है। तो बेसिकली अभी ये थोड़ा सा ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है जिसमें मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ
आके यहाँ पे जो यंग बंदा आता है वो कुछ ना कुछ बेहतर सीखता है। एक क्वेश्चन माइंड में मेरे में आ रहा है, अगर कोई क्लाइंट है हमारा XYZ, कोई भी क्लाइंट है, अगर उसको नहीं पता वो बैरियटोन में आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, किसी के साथ उसका कोई मतलब कॉल कांटेक्ट नहीं है, अगर उसने मतलब कि एक रैंडम किसी ऑफिस में जा रहा है या किसी बंदे से मिल रहा है, हाउ टू एवेलुएट, कि वो कैसे एवेलुएशन कर सकता है कि किसी बंदे के देखकर या कुछ कौन सी ऐसी चीज़ें देखकर उसको पता चल जाए कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है, मुझे इससे डील करना चाहिए, इसके साथ जो है बैठ के मुझे मामला करने चाहिए। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो की रूल है, बड़ी गाड़ी देख के डील नहीं करनी चाहिए, बड़ा ऑफिस देख के डील नहीं करनी चाहिए। आप उस बंदे को थोड़ा सा जो एवेलुएट कर सकते हैं वो उसकी नॉलेज साइंस पे कर सकते हैं कि यार ये बंदा जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसके बारे में कितनी नो हाउ रखता है। जैसे अगर आप एक 5 मरला का घर ले रहे हैं तो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं भाई इसकी डायमेंशन क्या है। तो अगर वो बंदा आपको करेक्टली उसकी एवेल्युएशन बताता है कि सर ये इसका कवर्ड एरिया है, ये इसकी एवेल्युएशन है, और आप उससे सवाल करें बल्कि डीलर से बैठ के कि आप मुझे बताएं ये मार्केट रेट पे चीज़ मिल रही है, तो वो क्या वैल्यूएशन निकालता है। वो अगर कहता है जी 3 करोड़ रुपया तो यार बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी नॉलेज सिर्फ आपको बेचने तक महदूद है, वो आपको बेहतर चीज गाइड नहीं कर रहा, वो अपने आप को बेहतर चीज गाइड कर रहा है, वो आपको सिर्फ कैश इन करना चाह रहा है। तो ये एक एवेल्युएशन रूल है कि आप उससे क्वेश्चन आंसर मार्केट सिनेरियोज का, जिस बंदे को अगर हाउ ना हो तो उससे आप जो एक एवेल्युएशन जो है आप कर सकते हैं कि बंदा जो है ऑथेंटिक है कि नहीं, रियल है कि नहीं है। दूसरा मैं बात कर रहा था क्लाइंट्स के एंड पे क्या इश्यूज हैं। हाँ, क्लाइंट्स, हमें भी कुछ क्लाइंट्स बड़े तंग करते हैं, आपको भी डेफिनेटली करते होंगे। क्लाइंट्स दो किस्म के हैं बेसिकली, इसमें आप भी बेहतर जानते हैं कि आजकल ओवरसीज क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, दूसरा पाकिस्तानी क्लाइंट है। दोनों में कुछ फ्लॉज हैं, दोनों में कुछ बेहतरी वाले पॉइंट्स भी हैं। ओवरसीज क्लाइंट्स भी कमीशन पे बहुत रोते हैं, जिस तरह हम लोगों का मेन मामला ही बेसिकली कमीशन होता है, और पाकिस्तानी क्लाइंट तो पैदा ही रोंदे हुए ना, वो भी रोई जाता है। तो वो एक तो कमीशन वैल्यूएशन उन लोगों को नहीं पता कि एक रियल एस्टेट डीलर जो आपकी कोई भी चीज़ आपको बाय करके दे रहा है जी, आपने एक रेट उसके साथ फिक्स किया, उसके बाद जब उसको कमीशन देने की बारी आई, ये दोनों क्लाइंट्स की मैं बात करूं, ओवरसीज भी और पाकिस्तान भी, वो दोनों आके पता नहीं किस तरह से जज करते हैं कि अब इस पे निगोशिएशन करनी चाहिए। जैसे फर्ज करें एक 2 करोड़ रुपए की डील है, आजकल हमारा कमीशन परसेंटेज अगर बताएं तो 1%, 2 लाख रुपए है। अब आप 2 करोड़ पे कर रहे हैं, लेकिन आप एग्रीमेंट पे भी लिखा होता है आपने 1% अपने डीलर को देना है, लेकिन जब वो 1% देने की बारी आती है तो आप उससे निगोशिएशन करने लग पड़ते हैं, और बड़े बुरे निगोशिएशंस भी होती हैं कई दफ़ा। तो कई दफ़ा कहते हैं 90,000 ले लो। तो वो वैल्यूएशन किस तरह से है, इसमें थोड़ा सा हम लोग आजकल गाइड तो करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि सर ये जो सारी मेहनत है, जो इतना फुल प्रूफ काम आपको मिल रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तगो दो तो हमारी है, तो हम तो उसके चार्जेस पे कर रहे हैं। और अगर ओवरसीज क्लाइंट्स की बात करें तो इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में आप लोग यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, 3-4% कमीशन होता है, और वो लॉयर जो है वो डंडे से लेता है। वहाँ पे ये सीन नहीं है कि भाई आप जो है ये 50,000 रुपया ले लो, वहाँ पे ये सारे लोग जो हैं वो कानून की पूरी ये चीज़ ज़बरदस्त, तो ये ज़बरदस्त। लेकिन वही ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आके कोई प्रॉपर्टी लेगा तो वो समझता है कि अब मेरा हक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, तो यहाँ पे रूल ही कोई नहीं है, तो यहाँ पे आके कमीशन से तो इनसे पैसे छोड़ो। और ये बेसिकली यही जो चीज़ है जो कि इस चीज़ को मतलब कॉज करती है, जो फिर आपको जो है आपको पता चलता है कि जी आपको इस घर में जो 10 लाख का टॉप लग गया, 15 लाख का टॉप लग गया। डेफिनेटली अगर एक बंदे को आप 2 लाख 1.5 लाख पे तंग करोगे तो उसके पास फिर तरीके हैं, उसने कुछ और तरीकों से अपनी जो है वो मजदूरी जिसको कहते हैं उसने वो निकालनी होती है। हाँ, ये बेसिकली बुरी चीज़ है, हाँ, नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम है, वो आई थिंक वो जो कस्टमर के एंड पे भी है, उसकी कुछ ज्यादतियाँ हैं उसकी, कि आप जो है पूरा एक अच्छे सही तरीके से नहीं चलते, तो फिर उसको जो है कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। हमारा मेरे ख्याल में जो काम है ना वो हवाई रोजी है। जी जी। उसमें हम लोग जिस तरह वो एक बचपन में गेम खेलते थे, टीवी पे परिंदे उड़ रहे थे, हम हवा में फायर मारते हैं, लग गया तो लग गया, मारियो गेम। हाँ, लोग समझते हैं कि बस डील होगी तो हो गई, लेकिन इसमें कुछ मेरे ख्याल में की रूल्स हैं, और उसको बिल्कुल वेरीफाई भी करना चाहिए। आजकल तो बल्कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग है, हर बंदा उसमें 1% कमीशन लिखता है, और कमीशन के बड़े रोले भी चल रहे हैं, तो वो चीज़ उसमें मेक श्योर हम लोग तो करते हैं कि लोगों से लें। दूसरा, हम लोग कोशिश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म जो MSJ है उस पर, कि आप लोग भी बेसिकली करते हैं, हमारी आपकी भी डील्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। हमारा तो यही काम है कि हम मालिक को भी सामने बिठाते हैं और लेने वाले बंदे को भी सामने बिठाते हैं, ताकि वो बंदा इस चीज़ में वो हो जाए कि यार मुझे कोई बीच में टॉप नहीं लग रहा, जिसको टॉप का एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी वो बंदा मुझे 2 लाख की जगह वो 50,000 रुपया पकड़ा रहा हो, तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। यानी एक बंदा 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और जैसे ही कमीशन देने की बारी आती है, ये हर बंदा नहीं होता, मैक्सिमम टाइम्स लोग अच्छे भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर को आप क्या 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि अच्छा तो पैड़ा, तो उस तरह क्लाइंट्स भी इस तरह होते हैं कि कई लोग कमीशन उस तरह से पूरा नहीं देते आपको।
जी, तो बिल्कुल ये एक इन्होंने बड़ी वैलिड चीज़ की है। हम अगर क्लाइंट की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल एक जो है स्पेसिफिक जो है एरिया को जो है वो टारगेट जो है ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो देयर वाज़ अ क्लाइंट, उनको हमने विज़िट करवाने जाना था। तो ये छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं जो आपके लिए दिल में आपके लिए ना किसी लिए बड़ी वो एक प्यार वो भी आपके लिए आता है, आपकी बड़ी इज़्ज़त भी आपके दिल में आती है। तो हम उनको विज़िट करवा रहे थे तो उन्होंने दरमियान में एक जगह पे ब्रेक लगाई, हमने भी ब्रेक लगा ली। उन्होंने 2 जो है टीन कैन जो होते हैं 7 अप या पेप्सी के, वो हमारे लिए लिए और उन्होंने हमें बाकायदा वो दिए कि जी आप हमें गर्मी में विज़िट करवा रहे हैं, तो हमें लगा कि आपके लिए जो है प्यास वगैरह लगी होगी। तो वो एक मतलब टीन कैन कोई करोड़ों के तो नहीं थे, पर ये है कि वो एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, हमें वो बड़ा अच्छा वो फ़ील हुआ। फिर हमारी वो डेडिकेशन जो होती है उनके लिए, जो हमारी जो एक लॉयल्टी होती है, हम बड़ा सिंसियर होकर उन लोगों के साथ मज़ीद चलते हैं। तो इसके साथ मैंने एक बात और करनी थी। रिसेंटली हमने वीडियोस आपकी देखी थी, आप माशाल्लाह से लाहौर गए हुए थे। तो व्यूअर्स, इसके बारे में एक बड़ी यूनिक चीज़ मैं आपको बताऊं, बड़ी ज़बरदस्त बात आपको लगे, बड़ी एक इंस्पायरेशन भी मिलेगी आपको कि लाहौर में इनका जो है 2 दिन का आई थिंक जो विजिट था, और 2 दिन में कोई 16-17 घर जो है आपने वहाँ पे वो जो कवर किए हैं। हाँ 17। और मैं पर्सनली अगर मैं अपना बताऊँ, हमारा तो उस लेवल पे भी वो काम मतलब इतना प्रोफेशनल जितना ये चल रहे हैं, हमें जो है हम सीख रहे हैं इनसे डेफिनेटली। तो एक घर की अगर हम वीडियो बनाते हैं, हमें को उसमें 1.5-2 घंटे चाहिए होते हैं उस घर को कवर करने के लिए ओवरऑल। तो आप इसका आइडिया इमेजिन करें कि 2 दिनों में जो है 16-17 घर की जो है इनको कवर किया है। पर डे 8 घर बनते हैं। तो क्या इनकी कितनी डेडिकेशन है, कितनी इसकी इनके अपने वर्क काम के साथ इनकी कितनी जो है लॉयल्टी है कि 2 दिन में ये उन्होंने 16-17 घर वहाँ से लाहौर में इन्होंने कवर किए। और उसके बारे में थोड़ा इनसे पूछेंगे भी इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसके अलावा मैं पूछूंगा कि लाहौर भी आप गए हो, और लाहौर की रियल स्टेट का, इस्लामाबाद पिंडी की रियल स्टेट का आपको कितना जो है उनके रियल स्टेट ट्रेंड्स में क्या डिफरेंस है। और जो अगर मैं घरों की बात करूं तो उनके घरों का जो मतलब जो बनते हैं या उनका आर्किटेक्ट वगैरह, उसमें आपने क्या डिफरेंस फील किया है? अच्छा, बेसिकली 3 सवाल हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले आपने लाहौर की बात की कि हम 2 दिनों के लिए बेसिकली गए हुए थे। जी। तो हमारा यही बेसिकली ट्रेंड है कि हम लोग जो बेसिक मार्केटिंग है हमारी, वो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। तो आजकल चूंकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम वीडियोस बनानी थी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था, पैसे भी लगते हैं वहाँ पर स्टे करने के। तो हम लोग एक लिमिटेड बजट में मैक्सिमम एरिया कवर करना चाह रहे थे। और घरों की जो आपने बात की वो बड़ी वैलिड है, और कुछ लड़के भी हम लोगों को फॉलो करते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं मोटिवेशन के लिए बताता हूँ। एक घर को आप जब शूट करते हैं, आप लाहौर की गर्मी 42-43 डिग्रीज उस टाइम पे बाहर टेम्परेचर था, और अंदर जो हम घरों को बताते हैं वो बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े विंडो पैनल्स, वो बेसिकली घर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 48-47 डिग्रीज 5 डिग्रीज प्लस हो जाता है। तो एक्सट्रीम हीट थी। लेकिन जितनी हमारी टीम थी, सारे मैं बोल बोल के ऊंची आवाज़, वो बंदा जो है ना, बिल्कुल हम लोग जितने कपड़े थे वो सारे लेके गए हुए थे, टी शर्ट्स वगैरह गाड़ी के अंदर। तो हम अंदर से बाहर जब आते थे सारे के सारे वो भी चीजें देखनी होती ना कि लोग फिर ये हाँ, वो एक में सारी वीडियोस बनाएंगे। वो एक ब्लॉग बनता है बड़ा कैंडिड सा, वो हमें बनाना चाहिए कि ये हालत हो जाती है। हाँ जी। लेकिन वो उस चीज को मैं उस तरह से कवर नहीं करता, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि शायद ये जता रहा है कि ये बड़ा बिल्कुल जी। मुश्किल है। तो वो आपने सवाल किया, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देने के लिए बता रहा हूँ चीजें, ताकि कोई अगर मोटिवेट होना चाहता है तो खैर वो हमने पूरा पसीनो पसीनी होकर बाहर आते थे, फिर अगली कॉस्ट्यूम में चेंज करके फिर अगले घर पे जाते थे। तो एक दिन में हमने 8 वीडियोस बनाई, सुबह से लेके तकरीबन रात के 7:30 बजे तक। इट वॉज वेरी हार्ड, एक्सट्रीम हीट थी, लेकिन हमने अपना काम किया, हम जल्दी जल्दी निकल आए। बल्कि उसमें जाते जाते हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। लाहौर पुलिस, जो एक डिफरेंस आप पूछ रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में क्या डिफरेंस है, तो घर यहाँ से जाते हैं लाहौर पुलिस नहीं, वापसी पे हम लोग एक तो हमारा ड्रोन गुम गया वहाँ पे, वो हमें पता ही नहीं किस घर में रह गया, वो फिर घुमा, तो वो खैर बड़ी मुश्किल मिला। वही ड्रोन हमने गाड़ी में रखा, हम वापस आ रहे तो वहीं रिंग रोड पे हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। और बड़ा डिफरेंस है यहाँ की पुलिस में वहाँ की पुलिस में। अब पुलिस वाले जिस तरह होते हैं, वो फिर उन्होंने गाड़ी शाड़ी चेक की, कुछ चरस चुरस मिले, वो इस तरह का कोई सीन नहीं था। फिर उन्होंने ड्रोन देख लिया। तो वो ड्रोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये स्पेकुलेशंस हैं जो लोगों को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, और मुझे काफ़ी नो हाउ है अपने इक्विपमेंट के बारे में। तो मैं बड़ा क्लियर था कि ये ड्रोन जो है इसका लाइसेंस नहीं होता। मेरे पास छोटा ड्रोन था। खैर वो पुलिस वालों ने हमें कहा कि भाई ड्रोन पाई दे दो, ले जाओ। तो मैंने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सर ये बेसिकली ड्रोन का, आप लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर ये 250 ग्राम से नीचे हो तो इसका नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू फ्लाई इट। वैसे भी मैं उड़ा थोड़ी रहा था, तो मैं वहाँ पे उसको बस गाड़ी में पड़ा हुआ था। खैर वो हमें एक, आपको पता ही है जो चेज़ा होता है, बस वो लगा लो के वो चले गया। तो एक इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, लेकिन बड़ा डिफरेंस था अगर हम यहाँ पे होते तो। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि लाहौर में और
इस्लामाबाद की जो वर्क एथिक है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मैंने महसूस किया है कि वहाँ के लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा काम में तेज़ हैं। जैसे कि हमारी एक DH मुल्तान के ऑफिस में ट्रांसफ़र थी जो कि लाहौर में ही था, उसमें हमने पे ऑर्डर जो था वो शाम के 7 बजे जमा करवाया। अब आप फील करें कि यहाँ पे आप किसी से भी पूछें, आप भी काम करते हैं बहरिया, इस्लामाबाद में, पिंडी में, 5 बजे के बाद क्लोजिंग हो जाती है और कोई पे ऑर्डर का तो नाम भी नहीं लेता उसके बाद जमा होना। तो वहाँ पे लोग, सारा स्टाफ बैठा था बैंक के अंदर, इवन के लोग, भाग दौड़ बहुत है, काफ़ी काम करते हैं। और मैंने सुना है कराची इससे भी ज़्यादा तेज़ है, हम गए तो नहीं है कभी। तो ये सिचुएशन है। तो मैंने काफ़ी डिफरेंस फील किया लाहौर की मार्केट में और यहाँ की मार्केट में, कि वहाँ पे वर्क एथिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जो तीसरा सवाल था आपका वो भी इसी में कवर कर लेते हैं। बेसिकली आर्किटेक्चर डिफरेंस जो है, यहाँ पे उस तरह के लेवल के घर क्यों नहीं बनते या वहाँ पे क्यों बनते हैं, उसमें टेरेन का थोड़ा सा फ़र्क है। ये पहाड़ी इलाका है, पोटोहारी बेल्ट है, यहाँ पे आपको एक्सकेवेशन में बहुत पैसा चाहिए, फिर पाइलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो लोग कहते हैं कि जी पिंडी इस्लामाबाद में इतना अच्छा घर क्यों नहीं बनता जितना लाहौर में आप जाके अच्छा दिखाते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंपल सा इसका जवाब है कि लाहौर में आपने सिर्फ बेड बनाना है, उसके ऊपर घर खड़ा कर देना है। तो वो जो आपका बजट है, फर्ज करें आप 5 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं, तो वो 5 का 5 करोड़ लगना है बेड बनाने के फौरन बाद घर की खूबसूरती के अंदर। यहाँ पे तकरीबन 35-40 लाख रुपया तो आपने पाइलिंग करनी है, नीचे जाना है, ग्राउंड को पकड़ना है, क्योंकि ग्राउंड जो है मैक्सिमम फील्ड है। उसके बाद आपने उसका बेड बनाना है, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो मैक्सिमम पैसा जब आपका अंडरग्राउंड या स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है तो आप उसकी कॉस्मेटिक सेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपने मार्केट कंपेटिटिवनेस भी देखनी है कि मैंने मार्केट रेट पे चीज़ बेचनी है। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन लाहौर में लोग आर्किटेक्ट को बहुत प्रेज करते हैं, उनको पे करके नक्शा बनवाते हैं, डिज़ाइन पे के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। तो आर्किटेक्ट के बोर्ड बाहर जाके लगाते हैं अपने घरों के कि भाई ये इस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, ये इस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया। तो घर भी काफ़ी हद तक यहाँ से बेहतर है। अभी यहाँ आके थोड़ा मैंने फील किया कि हम एक ट्रांजिशनल फेज़ में, और बहरिया इस्लामाबाद में, इवन DH में भी बहुत अच्छे घर बनना स्टार्ट। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन वाई जो हम घर दिखाते हैं डिजाइनर जो है, हम कहते हैं डिजाइनर कैटेगरी का घर है, उसमें जो प्राइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि ओवर प्राइस्ड घर है, उसमें यही होता है कि अगर जब आप 35-40 लाख रुपए आपका नीचे भी लग रहा है ग्राउंड के नीचे, उसके अलावा अगर आपने आर्किटेक्चर उस चीज़ को भी आप बहुत अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल वर्क आपको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो उसकी डिमांड उसके हिसाब से करेगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इस जो है पॉडकास्ट सेशन को आज के हम क्लोज करते हैं। एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। दानियल भाई का हमें पता चला था कि ये जो है ना, जो इनकमिंग डेज ये उम्रा पे जा रहे हैं, तो सर बहुत जो आपको उसकी मुबारकबाद। और ये कि अल्लाह ने इनको सआदत दी, इनको तौफीक दी है, तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और मज़ीद जो है पॉडकास्ट सेशन हमारे इनके साथ होते रहेंगे, मज़ीद और भी बातें शातें होती रहेंगी। आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा सेशन जो है उनमें इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी शेयर हुई है, उसमें नॉलेज काफ़ी शेयर हुआ है, तो आपको इस जो है पॉडकास्ट सेशन आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और आज को यहाँ इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।